पत्थर काटने में जुटी हुई है, क्योंकि इस पत्थर की कटाई मैन्युअली की जा रही है। लेकिन तब भी संभावना ये जताई जा रही है कि आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा और मासूम चेतना को लगभग निकाला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि बार बार, एक तो पहले मौसम खलल डाल रहा था, बरसात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ रहा था, लेकिन किसी वजह से जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, जब रैट पाइनर्स नीचे उतरे और सुरंग की खुदाई की, तो लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर यह पता चला कि एक बड़ा पत्थर आ गया है जिसको नहीं खोदा जाएगा। फिर वो जो पूरी सुरंग 170 फीट की खोदी गई थी, जिसमें रैट पाइनर्स नीचे उतरे थे, उसको मिट्टी पाटकर उसको लेवल किया गया। फिर वहां से खुदाई करनी शुरू की गई मासूम चेतना के बोरवेल तक की, क्योंकि वो अंदर से सुरंग खुदाई की जाएगी, वो मैन्युअली खुदाई की जाएगी। अब जब 4 फीट तक खुदाई उसकी की गई तो पता चला कि वहां पर एक और बड़ा पत्थर आ गया। अब उस पत्थर को मशीन के जरिए नहीं तोड़ा जा सकता है, उस पत्थर को इंसान तोड़ेंगे, यानी मैन्युअली उसको तोड़ा जाएगा, हाथों से तोड़ा जाएगा, और उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा पत्थर जिसको मशीन नहीं तोड़ पा रही है, जिसको मशीन को उठाने के लिए एक बड़ा क्रेन मंगाना पड़ा था जो 100 टन का भार उठा सके। तो आप सोचिए कि इस बड़े पत्थर को इंसानों के द्वारा तोड़ना है और इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश है, पूरी संभावना ये बताई जा रही है कि आज शाम तक रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और मासूम चेतना को निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में परिवार का दर्द भी चलता हुआ नजर आया। एक तरफ जहां परिवार प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है, डीएम के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वहीं परिवार का बुरा हाल भी है। नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा है, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कोई कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया। अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है। तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, इसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां भादरा में आज अल सुबह अज्ञात कारणों से एक निजी बस में आग लग गई और थोड़ी ही देर में बस आग का गोला बन गई और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि आग लगते ही यात्री तुरंत बस से उतर गए, जिससे कोई जनहानि, कोई जन नुकसान नहीं हुआ। बस की पिछली साइड में अचानक धमाके से यह आग लगी है, जिस कारण यात्री तो सकुशल बस से उतर गए, मगर डिग्गी में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तस्वीरें आपके सामने हनुमानगढ़ के भादरा में, जहां अचानक से ये बस के पिछला हिस्सा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से पूरी आग की लपटें पूरे बस को अपनी जद में ले ली। यात्री तो सकुशल उतर गए, यही इसमें सबसे बड़ी बात रही, लेकिन जो यात्रियों का सामान रखा था पीछे बस की डिक्की में, वो जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी ज्यादा कोशिश के बाद इस जलती हुई बस पर काबू पाया गया, लेकिन जब बस पर आग ने काबू पाया तो उसके बाद जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी बस। चल के आ रही है गाड़ी विजय टूलर्स की, तो यहाँ पे एकदम से आवाज आई, कुछ स्मेल आई, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी यहाँ पे भादरा के अंदर। भादरा से थोड़ा सा आगे पे एक ये है मर्दाना है, कौन सा वरदान हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे रोका। तो रोकने के बाद देखा तो उसमें थोड़ा बहुत आग लग रहा था। उसके बाद सवारियों को धीरे धीरे, पहले सवारियों को उतारा, सामान उतारा, इसको पुलिस को और इनको फोन किया। और चलिए आपको इस बीच अजमेर से बड़ी खबर बताते चले। रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला नीचे गिर गई। आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने महिला की जान बचा ली। कांस्टेबल ने महिला को खींचकर पटरियों पर गिरने से बचा लिया। अगर तस्वीरें आ गई होंगी तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखिए रेलवे स्टेशन पर यह हादसा टल गया। ये देखिए तस्वीर, एक ट्रेन है जहां पर महिला नीचे गिर जाती है। जो हेड कांस्टेबल होता है वो महिला को खींचकर बचा लेता है। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला गिरी है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि आप ये देखिए कि महिला जो गिरती है वो तस्वीरें थोड़ी पीछे रहती है, क्योंकि एक बैग पहले गिरता है, उसके बाद से एक दूसरा हेड कांस्टेबल वहां दौड़कर आता है और उस दरमियान महिला नीचे इधर गिर जाती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यहाँ पे महिला के द्वारा की जाती है, लेकिन वहां पर जो हेड कांस्टेबल होता है वो महिला को बचा लेता है। तो चलती ट्रेन पर ये
बार बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, इसलिए आपको ये सोचना है कि आपकी जान कीमत है, आपकी खुद के लिए और आपके परिवार के लिए। तो कृपया करके ऐसे चलती हुई ट्रेन से ना उतरे और ना ही चढ़े। और चलिए इस बीच आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बताएं, जहां 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की सूचना मिली है। दरअसल विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है। गैस गोदाम के पास 2 फैक्ट्रियां हैं जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने में लगातार कोशिश फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा था कि एक फैक्ट्री में पहले आग लगी, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसके बगल जो दूसरी फैक्ट्री थी, आग की लपटें उस फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। और सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जिस 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है उसके पास गैस गोदाम है। गनीमत ये रही कि आग की लपटें उस गैस गोदाम तक नहीं पहुंची, वरना ये जो घटना थी ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती थी। फौरन वहां पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और लगभग कड़ी मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों ने आग पकड़ी है और अब आग बुझाने का प्रयास वहां पर लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आप ये देखिए फैक्ट्री में ये आग लगने की सीधे तस्वीरें। 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की, गैस गोदाम के पास जो 2 फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहां पर ये फैक्ट्री में आग लगने की तस्वीरें। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फायर ब्रिगेड्स वहां पर मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। और आग और फिर जो आग लगी थी उसके बुझाने के बाद जो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है वो आपके सामने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु यहां पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है और क्या आग बुझा ली गई है? देखिए, सुबह 7 बजे लगी ये आग अब तक जारी है, लेकिन हाँ, आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। और रोड नंबर 14 पर गद्दे बनाने, उसके अलावा प्लास्टिक की टंकी बनाने की फैक्ट्री और उसके गोदाम में ये आग लगी है। यानी कि 2 अलग अलग फैक्ट्री हैं, वहीं उनके गोदाम भी है जिनमें प्लास्टिक की टंकियां बनाने का काम होता है। साथ में दूसरी फैक्ट्री में गद्दे, जो रुई से बनाए जाए गद्दे हैं, वो बनाने का काम होता है। तो ऐसे में 2 फैक्ट्री में आग लगी है और करीब दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अलग अलग जगह से आग बुझाने का काम चल रहा है। कुछ जगह दीवार को तोड़ करके भी अंदर घुसना पड़ा है दमकल कर्मियों को, चूंकि फैक्ट्री का जो दीवारें थी काफी ऊंची थी। और वहीं विश्वकर्मा थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा, उसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है, रेस्क्यू टीम है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, वे मौके पर पहुंची है, आग बुझाने का काम कर रही है। तो जयपुर शहर की अलग अलग फायर स्टेशन से करीब 20 दमकलें मौके पर पहुंची है। कई चक्कर लगाते हुए ये आग बुझाने का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन आग को अब कंट्रोल में कर लिया गया है। जी अच्छा, दोनों फैक्ट्रियों को आग कंट्रोल कर लिया गया, दोनों फैक्ट्रियों का, विष्णु? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुबह ही जब ये आग लगी थी तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसने ठीक पास में स्थित जो फैक्ट्री थी उसमें भी आग ने चपेट में ले लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि पास में जो गैस का एक प्लांट है, वो आग से बच गया। इसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस पूरे हादसे में कोई जनहानि यानी कोई हठात किसी व्यक्ति के होने की खबर नहीं है। वहां जो मौजूद कर्मचारी थे वे पहले ही वहां से निकल करके बाहर आ गए थे। इसकी सूचना पुलिस को, दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का ये जो काम था वो अभी तक भी जारी है। तो फिलहाल बड़े एरिया में आग लगी है, 2 फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई। बड़ा हादसा जयपुर शहर के लिए, लेकिन गनीमत यही है कि कोई भी व्यक्ति इस आग की चपेट में नहीं आए। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भजनलाल सरकार ने कैंसिल कर दिया। साथ ही 3 संभागों को भी रद्द किया गया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भजनलाल सरकार का धमाकेदार ऐलान। नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। नए जिलों पर चली कैची, मचा कोहराम। और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे।
3 संभाग और 9 जिलों पर चली कैची। प्रदेश में 42 जिले, 7 संभाग। भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने 9 नए जिले और 3 संभाग अब नहीं रहेंगे। सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, निमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिले खत्म कर दिए। बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को भी समाप्त कर दिया है। इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। नई सरकार के आने के बाद ही कांग्रेस को जिस बात की आशंका थी वो शनिवार को 100% सच साबित हो गई। और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। देखिए, 1 साल लगा लिया निर्णय करने में, कुछ अंदाज लगा लीजिए कि कितने कंफ्यूजन इनके दिलो दिमाग के अंदर रहा है सरकार के। 1 साल ये काम तो कभी कर सकते थे, अगर यही करना था, बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे। क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान, दूरियां बहुत दूर दूर हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 महीने पहले सरकार को सौंप दी थी। पवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिलों की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाली वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट दी थी। कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना था। मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्यौरा दे दिया था। 45 विधायकों, 5 सांसदों सहित कई नेताओं ने कमेटी को सुझाव दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार ने नए जिलों को निरस्त कर दिया है, जिस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयम लोढ़ा ने कहा कि जनता को न्याय मिले और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में जो सुगमता हो रही थी उसमें बाधा खड़ी कर दी गई है। क्या कुछ और बोला है, सुनिए जरा। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने नववर्ष आगमन से ठीक पहले 3 नए संभाग और 9 नए जिले जो पिछले वर्ष बनाए गए थे उनको खत्म करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार के इस तुगलकी निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं। यह जनता को न्याय पहुंचाने, प्रशासन की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में जो एक सुगमता हो रही थी उसमें बाधा खड़ी करने का प्रयास है। सरकार की ओर से कानून मंत्री जी ने कहा है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इसलिए हमने निर्णय किया। तो
किसी भी जिले को बनाने से पहले किसी भी जिले में, नए जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कभी मौजूद नहीं होता है, वो सरकार को बनाना पड़ता है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में 3 संभाग और 9 जिले निरस्त करने के फैसले को लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम है। नीम का थाना जिले को निरस्त करने के फैसले पर उदयपुर वाटी कस्बे में 5 बत्ती के नजदीक लोगों ने मिठाई बांटकर पटाखे फोड़कर खुशी मनाई है। लोगों ने झुंझुनू में वापस शामिल होने पर एक दूसरे को बधाई दी। लोगों ने नीम का थाना जिला निरस्त करने से ज्यादा खुशी वापस झुंझुनू जिले में शामिल करने की थी। तो ये देखिए तस्वीरें खुशी जाहिर करते हुए, पटाखे फोड़ते हुए लोगों के बीच की। ऐतिहासिक फैसला हुआ है उदयपुर वाटी के लिए, बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमें आज पुनः हमारे जिले में और सैनिकों के जिले में और सैनिकों के धरती पे हमें हमारे जिले में रखा गया। इसीलिए बहुत बहुत सरकार को बधाई, बहुत बहुत भजनलाल सरकार को बधाई कि हमें पुनः हमारी नगर पालिका को झुंझुनू में रखा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। कोटा शहर के सुभाष विहार में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर ताला चाबी ठीक करने के लिए आए बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर से 35,000 की नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर घर से फरार हो गए। चोरी की ये वारदात हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वर्षों से बंद पड़े आम रास्तों को खुलवाने के लिए प्रशासन ने रास्ता खोलो अभियान के तहत कार्रवाई शुरू की। अभियान के तहत प्रशासन ने फागी इलाके में विभिन्न स्थानों पर 7 रास्ते खुलवाए। प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। रास्ते से अतिक्रमण हटने से अब ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो सकेगा और इन रास्तों पर कुछ लोगों ने ताराबंदी और झाड़ियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। इससे लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। नवलगढ़ कस्बे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने के बाद रेलिंग से जा टकराई और हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नवलगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। हादसे में वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है हादसा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर कार पलटी और उसके बाद से देखिए कार किस तरह से चकनाचूर होते हुए नजर आई और इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए हैं। सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था उसमें ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। देश में मावठ के साथ साथ अब घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। श्रीगंगानगर आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के चलते सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही। कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया। कोहरे के चलते दृश्यता लगभग 0 हो गई है और वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है। उसमें ठंडक नहीं थी, लेकिन आज जो मौसम चेंज हुआ उसमें फोग आई और ठंडक भी बहुत हो गई है। तो इसी कारण क्या हुआ, लोगों को अपने सर्दी के कपड़े भी निकालने पड़ गए हैं। पहले नॉर्मल कपड़े वियर कर रहे थे वो, उन्होंने ठंड महसूस नहीं होती। अभी आज से उन्होंने सभी ने जैकेट्स शॉल्स लेना कर दिया। और अब खबर बूंदी से है, जहां नगर परिषद प्रशासन के जरिए शहर में संचालित रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने से रैन बसेरों में सोने वाले लोगों को सर्दी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रैन बसेरों में खाना पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं होने से रैन बसेरों में रात बिताने वाले लोगों को पानी के लिए भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बेड की कमी के चलते एक बेड पर 2 लोग सो रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई के भी संचालित होने के बावजूद व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि चारों ओर फैली गंदगी की सफाई करने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ, जैसे मैंने नगर परिषद में फ़ोन किया और ठीक कराने के लिए भी किया और हमारी व्यवस्था भी ये खराब रही, मतलब दिक्कत आई तो फ़ोन भी किया तो फ़ोन में भी भेजेंगे कोई भेजे नहीं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। 3 दिन से मोटर बंद पड़ी हुई है। महिलाएं और जेंट्स परेशान है। बाहर से जो मजदूर लोग ठहरे हुए हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली दफा भी यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी आए थे, वो लोग देख के गए थे। गेट वैसे के वैसे टूटे पड़े हैं और सोने करने की जो आश्रय स्थल के अंदर के वो कचरा पात्र जमा हुआ है।
अजमेर में शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। रविवार सुबह अजमेर शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। वहीं सर्दी और गलन के कारण लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। लगातार बढ़ती सर्दी और गिरते तापमान के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे। उधर कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम होने से सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ। अजमेर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फॉग छाया हुआ है, कोहरे की एक चादर है और ठंड भी बढ़ गई है। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। कोहरे की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो जरूर धीमे हो चुकी है। बहुत ज्यादा ठंड है, धुंध के मारे सर दिख नहीं रहा। 1 मीटर दूरी में दिखाई नहीं दे रहा सर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। किस तरीके से बचाव कर रहे हो अपना? बहुत तरीका से अग्नि के सामने बैठ के बचाव कर रहा हूँ। हाँ, चाय पी रहा हूँ, अग्नि के सामने बैठ के बचाव कर रहा हूँ। ताव लगा रखा है, लकड़ियाँ लगा रखी है। आरपीएससी की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा दूसरे दिन भी जारी है। श्रीगंगानगर में भी वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 44 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। जिले में कुल लगभग 37,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। विशेष गाइडलाइन तैयार किए गए हैं और आप देखिए पूरी चेकिंग के साथ ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आज से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की शुरुआत हो रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आज से शुरू है। 2 पारियों में होगी, सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी और 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को पहुंचना है।